गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी में प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो टर्म आते हैं, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया। एक सामान्य आदमी के लिए दोनों में तो अंतर नहीं है। ज्वालामुखी को सभी चीज़ को समझते हैं कि यहाँ से लेकर के सभी जो दिख रहा है भाग और ऊपर जो भी गैस के रूप में निकलता है और बादल के रूप में छा जाता है, सभी को मिला करके ज्वालामुखी की संज्ञा देगा। लेकिन ये भूगोल के विद्यार्थी के लिए ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर करना स्पष्ट है। ठीक है, ज्वालामुखी भाग होता है वो मुख से संबंधित है, जो वो ऐसा मुख जो जिससे निश्चित पदार्थ निकलता हो, ज्वाला निकलता हो, उसको ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। ये जो पदार्थ है, मैग्मा निकलता है यहाँ से, जो मुख वाला भाग होता है उसको ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है, स्टेनोस्फीयर से लेकर के जो मैग्मा जनन से उत्पत्ति से लेकर के और जो मैग्मा बाहर तक आता है, पूरे फैल जाता है, ऊपर गैस की तरह बादल की तरफ हो जाता है और नीचे उतरता है ठंडा होकर के, तो सभी क्रिया को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी क्रिया की संज्ञा देते हैं। मतलब 3-4 क्रिया मिलकर कम से कम मिला करके ज्वालामुखी क्रिया की संज्ञा, जिसमें मैग्मा जनन से लेकर के ऊपर आना, बादल के रूप में फैलना, फिर ऊपर से ठंडा होकर नीचे आना, मिला करके ज्वालामुखी क्रिया की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसे ज्वालामुखी। अब देखते हैं ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। निकलने वाला पदार्थ के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक मात्रा में मैग्मा का निकलना होता है। मैग्मा होता है, मैग्मा या लावा, ये दोनों में अंतर कर लेना ज़रूरी है। जो मैग्मा वाला, दोनों मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ होता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है, पृथ्वी के नीचे जो बाहर नहीं निकल पाता है मैग्मा, वो उसको मैग्मा की संज्ञा देते हैं, और जो बाहर निकल जाता है दृश्य वाला भाग होता है वो लावा कहलाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अंतर सिर्फ इसके दृश्यता का है कि वो बाहर नहीं आ पाता है, ये लावा बाहर आ पाता है। ठीक है, तो लावा होता है। लावा देखते हैं कितने प्रकार, 2 प्रकार का होता है लावा। एक होता है कि अम्लीय होता है, अम्लीय, और दूसरा होता है क्षारीय या बेसिक। अम्लीय पदार्थ, अम्लीय प्रकार का जो लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 60 से 70% इसमें सिलिका की मात्रा होती है। जबकि क्षारीय लावा में या बेसिक लावा जो निकलता है उसमें 50% के आसपास होता है। ठीक है, अम्लीय लावा काफ़ी गाढ़ा होता है, गाढ़ापन ज़्यादा होता है, ये पतला होता है। ये सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी कम होती है, पतला होता है। ये काफ़ी पतला होने के कारण काफ़ी विस्तृत रूप में फैल जाता है। ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा भी होता है काफ़ी। इसका कलर होता है पीले कलर का होता है या हल्का कलर का होता है, जबकि ये गाढ़े कलर का काफ़ी होता है, ये काला टाइप का होता है। ठीक है, ये काला होता है क्षारीय वाला, और ये होता है पीला होता है अम्लीय वाला। ठीक है, इस आधार पर आगे हम लोग देखेंगे कि उसका जो स्थलाकृतियाँ बन रही है, स्वरूप कैसे हो रहा है। ठीक है, ये रहा मैग्मा। सेकेंड है, सर्वाधिक मात्रा जो निकलता है वो है गैस की। जो गैस पदार्थ होता है, इसमें यदि भार की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र 1% होता है, 1% ही ये गैस की मात्रा होती है। लेकिन इसका जो क्रिया है, इसके द्वारा देखा जाए तो इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है, गैस की भूमिका ज़्यादा होती है। तो गैस में देखते हैं, गैस में सर्वाधिक वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। जलवाष्प जो होता है, जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो लगभग गैस में जितने भी गैस है उसका 80 से 90% तक जलवाष्प भी होता है।
दूसरा पार्ट होता है इसका, जो गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। ये मुख्य रूप से 3 गैस सर्वाधिक मात्राओं में होती है। हालांकि गैस तो और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये सर्वाधिक 3 का ही भूमिका ज़्यादा होता है। और एक आध गैस रहते हैं जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो इस टाइप से भी और कई गैसें निकलती हैं। तीसरा पदार्थ होता है ठोस पदार्थ, जो होता है ठोस पदार्थ। ये काफ़ी बड़े से छोटे होता है। जो बड़ा वाला ठोस वाला पदार्थ यहाँ से निकलता है, ये वाला भाग होता है मैग्मा के प्रेशर के कारण ये भाग टूट जाता है। इसके मैग्मा अपने साथ लेकर के ऊपर तक चला जाता है, यहाँ तक फैला देते हैं चारों तरफ। तो ठोस पदार्थ, जो बड़े बड़े ठोस पदार्थ हों उसको बम की संज्ञा देते हैं, बम की संज्ञा देते हैं। जो छोटा वाला होता है ब्रेसिया बोलते हैं, जो छोटे कण के रूप में होते हैं, ब्रेसिया। इसमें धूल कण भी होते हैं, थोड़ा बहुत धूल कण, राख की मात्रा भी ज़्यादा होती है इसमें, एस बोला जाता है जिसके, ठीक है। तो ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं ठोस पदार्थ। इसको सम्मिलित रूप से पाइरोक्लास्ट बोलते हैं, पाइरोक्लास्ट। ये पाइरोक्लास्ट की संज्ञा देते हैं इसमें, ठीक है। ये सब रहा निकलने वाला पदार्थ। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी के कौन कौन से भाग होते हैं या किस टाइप से ज्वालामुखी होते हैं, इसके देखते हैं। तो ज्वालामुखी के देखते हैं। सर्वप्रथम ज्वालामुखी स्टेनोस्फीयर से इसके मैग्मा का जनन होता है, स्टेनोस्फीयर में भी, और वहीं से ये निकलने का प्रयास करता है। जब मैग्मा निकलता है तो क्रस्ट को तोड़ करके, काफ़ी इसमें प्रेशर होता है इसलिए तोड़ करके काफ़ी निकलता है। जिस नली के सहारे निकलता है उसको ज्वालामुखी नली बोलते हैं या पाइप बोलते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी नली, ठीक है। ज्वालामुखी नली की संज्ञा इसको देते हैं। हालांकि आगे जाके कई भागों में डिवाइड भी हो जाता है, तो ये ज्वालामुखी नली की संज्ञा देते हैं। जो ऊपर मैग्मा निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है उसको लावा की संज्ञा दिया जाता है। जो विस्तृत पदार्थ है लावा की संज्ञा देते हैं। और ये वाला जो भाग होता है कटोरीनुमा जो भाग है, इसको क्रेटर की संज्ञा देते हैं। ज्वालामुखी में जो कटोरीनुमा ऊपर वाला भाग होता है उसको क्रेटर की संज्ञा देते हैं। ये क्रेटर कई बार काफ़ी बड़ा मत हो जाता है, कई बार विस्फोट होने की वजह से ये काफ़ी बड़ा हो जाते हैं। इसको कैल्डेरा की संज्ञा देते हैं, कैल्डेरा, ठीक है। ये जब विस्तृत हो जाता है तो उसको, दोनों एक ही चीज़ होता है, केवल आकार में अंतर के कारण से ये क्रेटर कहा जाता है, इसको कैल्डेरा कहा जाता है। ये जो पदार्थ इसमें गैस, धूल, कण, वाष्प सब ज़्यादा निकलते हैं, एक बादल की तरह यहाँ पे फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। तो इसको एरप्टेड क्लाउड बोलते हैं। या एरप्शन क्लाउड। ये क्लाउड के रूप में चारों तरफ फैल जाता है, पूरा धुआं धुआं छा जाता है, अंधेरा टाइप का हो जाती है, इतना ज़्यादा मात्रा में निकलता है। एरप्शन क्लाउड होता है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े, ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, बम की संज्ञा देते हैं, बम बोलते हैं। जो बड़े बड़े ओले होते हैं, कई धूल राख के कण भी होते हैं। इसमें गैस की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जलवाष्प की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जब जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे संघनन होने लगता है तब वर्षा के रूप में निकलने लगता है, तो एसिड रेन के रूप में हो जाता है, ठीक है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगता है। जो जलवाष्प गिरता है तो उसके साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और नाइट्रोजन होता है। सब मिला करके सम्मिलित रूप से अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। इसके साथ राख भी धीरे धीरे गिरता है और चारों बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ये सब सम्मिलित रूप से जो मैग्मा के साथ चट्टान आए रहते हैं, बड़े बड़े कण आए रहते हैं, धूल राख सब को मिला करके क्रेटर, वो पाइरोक्लास्ट की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं
ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। यहाँ तो सब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता है। एक तो सक्रियता के आधार पर किया जाता है या उसके स्वरूप के आधार पर किया जाता है कि किस टाइप के ज्वालामुखी हैं, और दूसरा किया जाता है उसके अवधि के आधार पर किया जाता है। एक किए जाते हैं अवधि के आधार पर और दूसरा होता है स्वरूप, उसके स्वरूप और तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्वरूप के आधार पर इसका वर्गीकरण, स्वरूप या तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण। स्वरूप और तीव्रता के आधार पर मुख्य रूप से दो तरह से होता है, दो तरह के ज्वालामुखी होते हैं। एक तो केंद्रीय उद्गार वाले और दूसरा दरारे उद्गार वाले। दरारे उद्गार वाले, ठीक है। केंद्रीय उद्गार और दरारे। केंद्रीय उद्गार वाला होता है, वो होता है कि एक पाइप के थ्रू जो मैग्मा का बाहर निष्कासन होता है, सिर्फ एक पाइप द्वारा मैग्मा का निष्कासन, वो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं। और दरारे उद्गार वाला वो होता है कि जो एक पाइप के थ्रू ना निकल करके एक विस्तृत लंबा दरार के रूप में निकलता होते हैं और धीरे धीरे वो निकलते रहते हैं। ये विस्फोटक भी हो सकता है, ये कम विस्फोटक होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। अभी देखते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के इसको विस्फोटकता या स्वरूप के आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भागों, ठीक है। 5 भागों। सबसे पहले है हवाई तुल्य। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ये काफ़ी कम शांत स्वभाव का होता है, बहुत धीरे धीरे ये निकलता है। इसमें गैस की मात्रा बहुत कम होती है, जलवाष्प की भी मात्रा कम होती है। ये धीरे धीरे निकलते रहता है और धीरे धीरे निकलने के कारण ये एक रेसे टाइप का ऊपर निकलते रहता है। ऐसे जैसे लगता है कि बाल खड़ा हुआ होता रहता है, ऐसे ऐसे बाल खड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये इस टाइप का ज्वालामुखी हवाई द्वीप जो एक प्रशांत महासागर में है, हवाई आइलैंड, वहीं पे इस टाइप से ज्वालामुखी निकलते रहता है। वहाँ के लोग इसको पीली देवी की जो बाल कहा जाता है उसको कहते हैं, क्योंकि बाल का आकार का होता है, इसलिए उसको वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे पाया जाता है। और दूसरा है स्ट्राम्बोली टाइप का। स्ट्राम्बोली तुल्य जलवायु या स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी कहा जाता है। इसका हवाई तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ा सा ज़्यादा विस्फोटक होता है, बहुत ज़्यादा ये भी विस्फोटक नहीं होता है, उसके तुलना में ज़्यादा विस्फोटक कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कम जो पदार्थ निकलता है, अम्लीय पदार्थ होता है, कम अम्लीय होता है, इसलिए बहुत गाढ़ापन नहीं होता है, बहुत विस्फोटक इसलिए नहीं हो पाता है। इस टाइप का ज्वालामुखी जो सिसिली आइलैंड के ऊपर एक उत्तर साइड में है, लिपारी आइलैंड है, इसी पर इस टाइप के ज्वालामुखी मिलता है। वहाँ पे एक स्ट्रोम्बोली नाम की जगह है, इसी आधार पर उसको स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी ये काफ़ी विस्फोटक होता है, इसमें से जो निकलने वाला पदार्थ होता है काफ़ी गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए काफ़ी ये विस्फोटक होता है। और इसका जो आकार बन जाता है गोभी के फूल के आकार का बन जाता है, गोभी के फूल के, ये गोभी के फूल के आकार का इसका जो ऊपर वाला बादल होता है या निश्चित पदार्थ होते हैं, इसका निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ये भी लिपारी आइलैंड पे ही इस टाइप का ज्वालामुखी मिलता है। चौथा है पिलिनियन या पीली तुल्य ज्वालामुखी या पिलिनियन ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक होते हैं, जितने भी अभी तक ज्वालामुखी हम लोग देख रहे हैं इसमें सर्वाधिक पिलिनियन तुल्य विस्फोटकता सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है।
सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी प्लिनियन टाइप का होता है। इसमें जो कि वो पदार्थ निकलता है काफ़ी गाढ़ा होता है, काफ़ी विस्फोटक होता है। ये इसमें तीव्रता इतना ज़्यादा होता है कि जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो क्रेटर के रूप में बना होता है, उसको भी तोड़ करके निकल जाता है और पूरी बहुत बड़ा भाग कैल्डेरा के रूप में वो बन जाता है। तो ये इस टाइप का ज्वालामुखी है, काफ़ी विस्फोटक होता है। इस टाइप का ज्वालामुखी एक सुंडा आइलैंड पर, सुंडा जो जल डमरू मध्य है वहाँ पे पाया जाता है। कराकाटुआ 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 जो ज्वालामुखी है वो इसी टाइप का ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी द्वीप द्वीप समूह है वहाँ पे एक मार्टिनिक आइलैंड है, मार्टिनिक आइलैंड, ठीक है। वहाँ पे भी इस टाइप की ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ये हमेशा याद किए रखिएगा कि उदाहरण से ये पूछा जाता है, ठीक है। ये हुआ प्लिनियन। पांचवा है विसुवियस। ये प्लिनियन टाइप के ज्वालामुखी के तुलना में कम विस्फोटक होता है, लेकिन तीव्रता के आधार पर देखा जाए तो इसमें तीव्रता ज़्यादा होता है। इसमें तीव्रता ज़्यादा कारण इसका जो ऊपर वाला भाग ये बनने वाला होता है, ये ऊपर जहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक इसका जलवाष्प या पायरोक्लास्ट जितने भी उसमें निश्चित पदार्थ निकलते हैं ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। इसका भी आकार गोभी के फूल जैसा होता है, गोभी के फूल जैसा। इसका भी आकार गोभी के फूल जैसा होता है, काफ़ी ये भी विस्फोटक होता है। इसमें जो निकलने वाला पदार्थ होता है काफ़ी चिपचिपा होता है, सिलिका की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। इस टाइप की ज्वालामुखी जो वो भी इटली में या सिसिली आइलैंड पे देखने को मिलता है, लिपारी आइलैंड पर भी इसको देखने को ज़्यादा मिलता है। इसको सर्वप्रथम प्लिनी महोदय थे एक, प्लिनी महोदय ने सर्वप्रथम इसका सर्वेक्षण किया था, इसीलिए इसको इसके आधार पर इसका नाम प्लिनियन टाइप का पड़ गया है। प्लिनियन टाइप का ज्वालामुखी या प्लिनियन ज्वालामुखी बोलते हैं। ये दोनों में अंतर करना जरूरी है। ये है तो पिलियन है और ये है तो प्लिनियन है, स्पेलिंग में अंतर है। जो चौथा नंबर का है तो पिलियन ज्वालामुखी है और ये है विसुवियस या प्लिनियन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्लिनियन या विसुवियस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्ट कर लेना है। ये सर्वाधिक विस्फोटक होता है और इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। जो गैस पदार्थ निकलता है उसका तीव्रता ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई तक ये जा पाता है और गोभी के फूल के आकार का ये इसका जो ऊपर वाला भाग होता है बन जाता है। इस टाइप का भी वो वही जैसे बताया कि इटली में ही इस टाइप का ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, जो दरारें उद्गार वाले होते हैं, दरारें उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारें उद्गार वाले ज्वालामुखी जो होता है वो काफ़ी शांत टाइप का होता है। हालांकि इसका उद्गार जैसे होता है, बाकी जो केंद्रीय उद्गार वाले थे ज्वालामुखी उसका एक पाइप के थ्रू जनन हुआ था और ये पूरे दरार के रूप में होता है। केंद्रीय जैसे केंद्रीय ना होकर के एक पाइप के थ्रू ना होकर के पूरे दरार के रूप में इसका, ठीक है, दरार के रूप में ये लावा मैग्मा के बाहर निकलता है और चारों तरफ धीरे धीरे फैल जाता है। ये काफ़ी शांत प्रकार का होता है। इसमें भी जो मैग्मा का गढ़ापन है कम होता है, कम सिलिका की मात्रा होती है, चारों तरफ फैल जाता है। इस टाइप के जो ज्वालामुखी हैं वो आइलैंड पर ज़्यादा वो आइसलैंड है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए उसी के नाम पे आइसलैंड तुल्य इसको ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। आइसलैंड तुल्य इसको आइसलैंड तुल्य नामक के इसको संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी भारत में भी मिलते हैं। भारत में जो दक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र में जो
दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप है, इसी टाइप का उद्गार द्वारा वो उसका निर्माण हुआ है। जो पठार है, पठारी भाग है महाराष्ट्र का, तो वो इस टाइप का ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। एक कोलंबिया पठार है, कोलंबिया जो यूएसए का है, यूएसए को जो पश्चिमी भाग में कोलंबिया पठार देख रहे हैं, उसका भी निर्माण इस टाइप के ज्वालामुखी के उद्गार द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा ज्वालामुखी के प्रकार। और एक जो सेकेंड प्रकार का ज्वालामुखी के जो डिवीजन किया गया है, वो है अवधि के आधार पर किया जाता है। अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया जाता है, इसको 3 तरह से किया जाता है। 3 प्रकार का होता है। एक होता है कि जागृत या सक्रिय बोलते हैं इसको, सक्रिय जो ज्वालामुखी। दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। और तीसरा होता है शांत या मृत। ये 3 तरह के ज्वालामुखी अवधि के आधार पर डिवीजन किया गया है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है वो काफ़ी हमेशा सक्रिय रहता है, माने लगभग उसके ज्वालामुखी के उद्गार होते रहता है। ठीक है, कुछ अंतराल के बाद से, जैसे इसमें स्ट्रम्बोली टाइप का होता है। स्ट्रम्बोली टाइप का जो ज्वालामुखी है, इस टाइप का ज्वालामुखी जो सिसिली आइलैंड पे है, इसको ये हमेशा चूँकि निकलते रहता है, इसमें से ज्वालामुखी के रूप में निकलते रहते हैं, इसलिए भूमध्य सागर में, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं इसको। प्रकाश स्तंभ की संज्ञा देते हैं स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। सेकेंड है सुषुप्त। ये सुषुप्त ज्वालामुखी होती है। वैसे तो ज्वालामुखी अभी उद्गार नहीं हुआ रहता है, लेकिन इसका उद्गार होने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक बार ज्वालामुखी को उद्गार हो चुका रहता है, कुछ सालों के बाद, कई वर्षों के बाद भी इसका उद्गार हो जाता है, तो इसको सुषुप्त टाइप का ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। और तीसरा है शांत टाइप का ज्वालामुखी। शांत टाइप का या मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। ये इसको ज्वालामुखी फिर दोबारा उद्गार, एक बार को उद्गार हो चुका है, फिर दोबारा उद्गार की संभावना नहीं होता है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ऐसे ही इसका उदाहरण ईरान में एक है देवबंद भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इस टाइप का ज्वालामुखी है, वहाँ पे मृत टाइप का है। एक कोह सुल्तान का है, कोह सुल्तान, ये भी ज्वालामुखी मृत टाइप का ही ज्वालामुखी है। ये जो इस जागृत ज्वालामुखी होता है, ये काफ़ी हमेशा सक्रिय रहता है। हालांकि इसमें भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे निकलते रहता है, लेकिन ये बीच बीच में कभी कभी कम भी मने हो जाता है इसका, लेकिन अक्सर ये निकलते रहता है। ठीक है, तो ये रहा ज्वालामुखी और इससे संबंधित विशेषताएं। और इसका अगला जो टॉपिक होगा, इसके ज्वालामुखी से जो स्थलाकृतियाँ बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में क्या कारण होता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित कोई भी यदि सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नए अगले टॉपिक के लिए, कल नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।